मुझे आज भी याद है कि आईपीएल 2023 ऑक्शन के बाद मेरे जैसे छोटे मोटे एनालिस्ट से लेकर बड़े बड़े एनालिस्ट लोगों ने यहां पर हैदराबाद टीम को इस साल के ऑक्शन के बाद सबसे मजबूत टीम आईपीएल की माना था। और इनफैक्ट लोगों का यह मानना था कि अगर इस बार ये टीम ट्रॉफी उठाती हुई नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके के खिलाड़ियों को इस टीम ने साइन किया था, जिस तरीके का विस्फोटक लाइनअप इनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी में नजर आ रहा था, लेकिन जब आप आईपीएल 2023 के इनके सीजन को उठाकर देखते हैं तो वो शुरुआत में 2 हार, फिर 2 जीत और उसके बाद 3 हार के बाद ये टीम एक्चुअली कभी वापसी कर ही नहीं पाई। बहुत सारी ऐसे पक्ष रहे जहां पर ये टीम हमें कमजोर नजर आई, फिर चाहे वो कप्तान ही क्यों ना रहे हो, फिर चाहे वो बल्लेबाज ही क्यों ना रहे हो। आखिर क्या हुआ इस टीम के साथ, क्यों करने पड़े इतने सारे चॉप एंड चेंजेस? क्या सच में हैदराबाद की यूनिट के ही अंदर फिर से हमें कुछ यहां पर मामला दाल में कुछ काला नजर आया है? आखिर क्यों ये टीम जो ऑन पेपर इतनी मजबूत थी वो एक बार फिर से ऑन फील्ड बैकफायर कर गई और ऑन फील्ड इनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा निराशाजनक रही इस साल के आईपीएल में? ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर आईपीएल 2024 में जाते हुए इस टीम को क्या इंप्रोवाइज करने की जरूरत है। तो ऐसे में दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद टीम का ये रहेगा पूरा सीजन रिव्यू और एक टॉप नॉच एनालिसिस आप सभी लोगों के लिए, हर एक हैदराबादी फैन के लिए आ रहा है। और ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं, इस टीम के रिव्यू के बारे में बात करते हैं। और भैया अगर इस टीम की परफॉर्मेंस की बात करूं ना तो वैसे मुझे याद आ रही थी ये टीम इस साल थोड़ा सा डेक्कन चार्जर्स के रंग रूप रेखा में। आई मीन डेक्कन चार्जर्स अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं मतलब याद दिला दूं कि जब वो टीम भी अपने पहले सीजन आई ना तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर बहुत मजबूत नजर आई थी। परफॉर्मेंस जब निकल कर आई तो वो मतलब बैक टू जीरो, वो राउंड स्क्वायर सब हो गया था। लगा कि भाई ये क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया, देखते देखते वैसा ही कुछ हैदराबाद टीम का हाल भी रहा। हाल थोड़ा सा बेहाल रहा। आई मीन सीजन समरी ये बताती है कि 14 मुकाबलों में 10 मुकाबले आप हारे, सिर्फ 8 अंक आपकी झोली में थे। और वैसे एक पॉइंटर आपको यहीं पर बता देना चाहूंगा कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी टीम थी इस सीजन जिनके पास वो मतलब जो है 2 डिजिट के पॉइंट्स ही नहीं थे। आई मीन इनके ऊपर पॉइंट टेबल में दिल्ली कैपिटल्स थी जिनके पास 10 अंक थे। ये एकमात्र ऐसी टीम थी जो 8 अंकों के साथ आईपीएल 2023 फिनिश किए, आईपीएल 2023 पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे फिनिश किए। और वैसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंटर और बता दूं, थोड़ा सा हैदराबाद फैंस को थोड़ा सा खुश कर दें, और पॉइंटर ये है कि ये एकमात्र ऐसी, एक्चुअली एकमात्र नहीं 2 ऐसी टीमों में से थी इस पूरे सीजन जिनके 2 खिलाड़ियों ने शतक जड़ा। आई मीन इस टीम के लिए वो सबसे पहले किया था हैरी ब्रोक साहब ने, बड़ा शतक जड़ा था। उसके बाद यहां पर हेनरिच क्लासेन आए। हैरी ब्रोक, हेनरिच क्लासेन 2 बिल्कुल ही मतलब शतक जड़ने वाले खिलाड़ी तो थे लेकिन बिल्कुल ही विपरीत सीजन था। एक ब्रोक साहब वो थोड़े से ब्रोक हो गए। आई मीन क्या उन्होंने उम्मीदें और दिल भी तोड़ा इस टीम का, उस पर हम बात करेंगे। वहीं पर हेनरिच क्लासेन द सुपरस्टार ऑफ दिस टीम, इन पर भी बात होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, बात करते हैं बेस्ट प्लेयर के बारे में। आखिर इस सीजन इस टीम का बेस्ट प्लेयर अनडाउटेडली भैया आप बल्लेबाजी में बात करेंगे तो एक ही नाम निकल कर आएगा, हेनरिच क्लासेन, द क्लासिक क्लासेन, द विंटेज क्लासेन। सबसे बड़ी बात इस खिलाड़ी की क्या रही थी दोस्तों, मैं आपको बताऊं। विषम से विषम परिस्थिति में ये बल्लेबाजी करने आए और एक क्वालिटी नॉक खेली, जहां पर दूसरे बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे कि भैया इनको हम खिला रहे हैं यहां पर कहीं केप टाउन की पिच में, कहीं जोहानसबर्ग में। वहीं पर दूसरी तरफ जब हेनरिच क्लासेन खेलते तो लगता कि वो एकदम अलग ही, वो थोड़ा सा मतलब वो ईडन गार्डन्स को ईडन गार्डन्स जैसा ही ट्रीट कर रहे थे, एकदम सपाट पिच की तरीके से। और बहुत पिटाई की, बहुत ज्यादा पिटाई की। स्पिन को जिस तरीके से उन्होंने खेला ना इस सीजन, शायद वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर थे जो मैंने बहुत लंबे समय में देखा था आईपीएल में स्पिन को खेलते हुए। और ना सिर्फ केवल स्पिन, एक्चुअली फास्ट बल्लेबाजी को भी बहुत अच्छे से तोड़ा। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। देखिए 49 की एवरेज, 177 का स्ट्राइक रेट, स्टार ऑफ नॉट जस्ट ओनली ऑफ हैदराबाद, मैं ये कहूंगा बल्कि स्टार ऑफ आईपीएल 2023 थे ये, जिस तरीके से परफॉर्मेंस आई थी। वहीं पर बात करें गेंदबाजी की तो भुवनेश्वर कुमार। अब देखिए भुवनेश्वर कुमार को मैं क्यों मयंक मार्कंडे से ऊपर रख रहा हूं, उसका कारण तो यह कि पहली बात थोड़े से स्टैट्स भी ज्यादा अच्छे हैं, हालांकि इकॉनमी ज्यादा बेहतर मार्कंडे की रही थी, लेकिन ये एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने पूरा 14 के 14 मुकाबले खेले और अलग अलग फेजेस में अच्छा करके दिखाया। पावर प्ले में कभी विकेट चटकाई, कभी नहीं चटका पाए, पर इकोनॉमिकल रहे। डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की जो थोड़ा सा उम्मीद से ज्यादा बेहतर था। एंड that is the reason why I rate actually भुवनेश्वर कुमार little bit higher and the best bowler of this team अगर आप इस सीजन की बात करेंगे। हालांकि दोस्तों इसके पहले कि हम चलें और बात करें इनके रॉन्ग वंस के बारे में, कहां पर इनके साथ काफी सारी दिक्कतें हुई, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। इस सीजन से आखिर क्या अच्छा निकला है इस टीम के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों क्लासेन की क्लास और कारनामा, वो थोड़ा सा इनका जो पराक्रम था ना वो हमें देखने को मिला है। एंड गोइंग फॉरवर्ड एक्चुअली कंसीडर द फैक्ट कि इस टीम ने बड़ी कॉल ली थी। इस टीम ने ग्लेन फिलिप्स जैसे
खिलाड़ी के ऊपर हेनरिच क्लासन पर भरोसा जताया था, क्योंकि हमेशा से हमें ये पता था कि देखिए इंडियन कंडीशंस में ना क्लासन ज्यादा बेहतर हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे। साउथ अफ्रीका में हमने देखा था चहल को इन्होंने पहली बार सूता था, तब हमें याद था कि ये कितना बड़ा प्लेयर है स्पिन का, और वो काम इन्होंने किया। इस टीम ने भरोसा जताया, तो क्लासन की जो क्लास थी वो गजब की थी। और नेक्स्ट सीजन भी उम्मीद रहेगी यहां पर हैदराबाद फैंस को कि इसी तरीके से वो कार्य करें और इनको और अच्छे बेहतर पोजीशन पर बल्लेबाजी मिले, जो इस सीजन शायद शुरुआत में तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिली, क्योंकि शुरुआत में ये टीम वो सिर्फ जो है हैरी ब्रोक के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट मुझे नजर आया दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव, वो था कि इस टीम के कुछ यंग गन्स ने परफॉर्म किया। यंग टैलेंट्स ने एक्चुअली परफॉर्म नहीं बल्कि मैं कहूंगा थोड़ा सा स्पार्क शो किया, जहां पर इंडियन एक्सपीरियंस्ड कोर ने परफॉर्मेंस नहीं दी थी। जैसे कि आप बात करेंगे मयंक अग्रवाल की, राहुल त्रिपाठी की, टी नटराजन की, बहुत सारे ऐसे नाम थे जो परफॉर्म नहीं कर पाए। वहीं पर दूसरी तरफ दोस्तों कुछ ऐसे यंग युवा गन्स आए जिन्होंने थोड़ा सा स्टेप अप करने की कोशिश की और फ्यूचर स्टार इस टीम के लिए हो सकते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे यहां पर सबसे पहले अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा को एज एन ओपनर जब भी मौका मिला उन्होंने डिलीवर किया। व्हेन इट कम्स टू मयंक मार्कंडे, उन्होंने यहां पर स्पार्क दिखाई। विवरांश शर्मा ने एकमात्र सोलो अपॉर्चुनिटी मिली और गजब से उन्होंने इतिहास रचा कि ऐसा डेब्यू यहां पर अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाए ओपन करते हुए। सो देयर वर डेफिनेटली सम स्पार्क्स जिनको आप कंसीडर करेंगे, स्पेशली जब आप बात करेंगे अभिषेक शर्मा की। इनके आईपीएल आंकड़े लाजवाब रहे इस साल और इन्होंने 20 की एवरेज और 143 के स्ट्राइक रेट से अच्छे रन खिलाए। हालांकि इनको भी वो कंसिस्टेंटली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कभी ओपन करें, कभी नीचे चले जाएं, कभी खिलाया ही ना जाए। अगर इन्हें लगातार एज एन ओपनर भी खिलाया जाता, मुझे लगता है ये बेहतर करते और स्पेशली कंसीडरिंग फर्स्ट इनिंग्स में तो हमेशा बेहतरीन कर रहे थे। और वहीं पर बात करें मयंक मार्कंडे की, तो जिस तरीके से उन्होंने 3-3, 4-4 विकेट के हॉल चटकाए वो काफी बेहतरीन था, काफी इकोनॉमिकल नजर आए हैं और एज अ लेग स्पिनर इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडियन एसेट बन सकते हैं अगर आप उन पर ट्रस्ट एंड फेथ अपनी दिखाते हैं। वहीं पर दोस्तों ये रहे कुछ पॉजिटिव्स, क्योंकि सीजन में ज्यादा पॉजिटिव नजर आए नहीं है, ज्यादा इस टीम के लिए सेटबैक्स ही रहे हैं। एंड देन हम बात करें यहां पर सेटबैक्स के बारे में, क्योंकि एक्चुअली देखिए इस टीम के पास पॉजिटिव्स तो बहुत ज्यादा थे नहीं, पर सेटबैक्स यहां पर बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट है जिनको इस टीम को अगले साल आते हुए यहां पर इंप्रोवाइज करना पड़ेगा। सबसे पहला था क्या दोस्तों, इस टीम के लिए इस टीम के जो की बल्लेबाज थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, और वो चाहे आप टॉप ऑर्डर से उठाकर ले लो, मिडिल ऑर्डर से ले लो, पूरे बल्लेबाजी यूनिट को ले लो, कहीं से भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आई। उसमें सबसे बड़ा नाम रहे यहां पर हैरी ब्रोक, मयंक अग्रवाल, जिस पर इस टीम ने हैवली इन्वेस्ट किया था। आई मीन 21.50 करोड़ लगे थे इन दो नामों पर और परफॉर्मेंस आई कैसे। अगर आप हैरी ब्रोक के आंकड़े देखेंगे 21 की एवरेज और मात्र 1-2-3 का स्ट्राइक रेट। आई मीन देखिए अगर आपकी एवरेज कम रहती, स्ट्राइक रेट ज्यादा रहता तो भी मैं कहता। पहले इस टीम ने हैरी ब्रोक को एज अ फिनिशर साइन किया था, ब्रायन लारा ने बोला था कि वो एज अ फिनिशर आएंगे, फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो टॉप ऑर्डर में ले गए, तो उनके हिसाब से पूरे बैटिंग ऑर्डर की यहां पर मतलब वही कहेंगे मां बहन एक कर दी, पर फिर भी भैया कुछ हमें यहां पर खास ज्यादा देखने को मिला नहीं। और उसके बाद हम बात करें मयंक अग्रवाल की, एज एन ओपनर आए पर छा नहीं पाए। इंडियन कोर ने भी स्टेप अप किया नहीं, चाहे वो राहुल त्रिपाठी रहे हो, चाहे वो मयंक अग्रवाल रहे हो, चाहे इनफैक्ट इस टीम के विदेशी कप्तान यहां पर एडन मार्करम रहे हो, बहुत सारे लोगों ने यहां पर डिसअपॉइंट किया ओवरऑल। तो दीज वर द डेफिनेटली समथिंग जो यहां पर इस टीम के लिए बहुत ज्यादा बैकफायर कर गई। और जिस तरीके से यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया उस लिहाज से इस टीम के सीनियर प्लेयर्स ने तो कतई ही यहां पर परफॉर्म नहीं किया, और ये ऐसा मतलब ऐसा इनकंसिस्टेंसी रही इस टीम के बल्लेबाजी यूनिट में जिसने इस टीम को काफी लंबे समय तक हर्ट किया और काफी चीजें यहां पर खराब रही। मयंक अग्रवाल की ही अगर आप एवरेज देखेंगे 27 की, स्ट्राइक रेट 128 का, एंड कंसीडरिंग द फैक्ट कि विवरांश शर्मा को जो एक सोलो परफॉर्मेंस मिली उन्होंने अच्छा करके दिखाया, अभिषेक शर्मा ने एज एन ओपनर अच्छा किया है, मे बी ये टीम हैरी ब्रोक को एक और मौका दे आगे चलते हुए, तो यहां पर मयंक अग्रवाल पर ठीक ठाक दबाव रहेगा आईपीएल 2024 में जाते हुए। और उसके बाद दूसरा की पॉइंटर था दोस्तों बहुत ज्यादा शफल्स, बहुत ज्यादा बदलाव और बिल्कुल ही अनसेटल्ड टीम। आई मीन मेरे बात तो देखिए एक चीज जो सबसे ज्यादा समझ में आई वो ये थी कि कप्तानी को लेकर कुछ लोचा था, और ये हैदराबाद टीम के साथ रहा है जिस पर मैं आगे और चर्चा करूंगा। लेकिन उसका एक परिणाम यहां पर देखने को मिला था कि किस तरीके से इस टीम ने इतने सारे बदलाव किए, ड्रॉप करते थे, चॉप करते थे, चेंजेस करते थे। हैरी ब्रोक से ओपन कराया, मतलब सबसे पहले यहां पे नीचे खिलाया, फिर देखा वो स्पिन नहीं खेल रहे हैं तो ओपन कराया, उस हिसाब से बल्लेबाजी यहां पर अब्दुल समाद कभी इधर जाते कभी उधर जाते, सेम फॉर यहां पर जो है अभिषेक शर्मा कभी ओपन करते कभी नीचे आते। आई मीन इतने सारे बदलाव किए इस टीम ने कि किसी तरीके से चीजें वर्कआउट करें। उमरान मलिक जैसे प्लेयर को टीम में रखना, खिलाना नहीं, आई मीन देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मतलब इनकी कुछ ऐसी कॉल्स थी, इनकी कुछ ऐसे सिलेक्शंस थे कुल मिलाकर जो बैफलिंग थे। आपने मार्को यानसन को इतना आगे रखा, अकील हुसैन को, फजल फरूकी को उतने मौके ही नहीं दिए गए। दोस वर डेफिनेटली वेरी डिसअपॉइंटिंग जो यहां पर क्लियरली इस टीम के लिए नजर आया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट जो मैं यहाँ पर कैप्टन एडन मार्करम का कोट रखना चाहूंगा उमरान मलिक पर, जब उन्होंने बोला था कि एक खिलाड़ी जो एक्स फैक्टर है हमारी टीम का, वो यहाँ पर उसको मतलब कंसिस्टेंटली मौका नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, और जब आपका कप्तान आकर ये बोल दे कि मुझे नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद उनकी ज्यादा मतलब बातचीत चल नहीं रही है, ज्यादा उनकी यहाँ पर चलती है नहीं सिलेक्शन में, एंड ये कभी अच्छे साइन नहीं होते, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा मेरी समझ से कप्तान और कोच को ही लेना चाहिए। और अगर ऐसा एडन मार्करम को अथॉरिटी नहीं मिली या यहाँ पर मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस था, जो मालिक है उनका इन्फ्लुएंस था, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमेशा डिसअपॉइंटिंग ही रहेंगी। और वैसे ही तीसरा पॉइंट भी यही है, क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली था मार्करम के मैनेजमेंट पर और मार्करम के पराक्रम पर। इसीलिए क्वेश्चन मार्क आया क्योंकि जब आई बल्लेबाजी की भी बात, तब भी बंदे के बल्ले से उतने रन नहीं निकले। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट इस टीम की बड़ी वीकनेस थी, एडन मार्करम कई बार उसका शिकार हुए, और वही चीज हमें नजर आई इस टीम के मैनेजमेंट में भी, क्योंकि जैसे इस तरीके से एडन मार्करम ने यहां पर चीजें मैनेज की, क्या वो कप्तान की कॉल थी या फिर वो यहां पर मैनेजमेंट की कॉल थी, या फिर बैकएंड यहां पर बहुत सारे लोग डिसीजन मेकर थे, चाहे वो डेल स्टेन रहे हो, ब्रायन लारा रहे हो, मुतैय्यम मुरलीधरन रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो काफी बैफलिंग थी इस टीम के लिए। और क्या कप्तान की सच में अपने सिलेक्शन में ही कोई से नहीं रहती थी, क्या उनका कोई रोल नहीं था, ये चीजें थोड़ी सी समझ के परे जरूर नजर आई। और उसके बाद दोस्तों जैसा यहां पर जो सबसे बड़ा की पॉइंटर था जो मैंने अभी बताया, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट इस टीम का क्लियर स्ट्रगल करना, सिर्फ इस टीम के कप्तान एडन मार्करम का नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो मयंक अग्रवाल, राहुल, बहुत सारे ऐसे नाम थे, राहुल त्रिपाठी, जो यहां पर ठीक ठाक स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक ऐसी गेंदबाजी थी कि कोई भी मतलब दुनिया की टीम जान रही थी कि अगर आप हैदराबाद के खिलाफ खेल रहे हैं, एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को खिलाइए। हमारी फैंटेसी टीम के तो कप्तान हमेशा हो जाता था सामने वाला गेंदबाज, क्योंकि पता होता था कि भैया ये बंदा तो मार्करम को निपटाएगा, ये बंदा मयंक और त्रिपाठी में से किसी ना किसी को लेकर जाएगा। और इतनी बड़ी वीकनेस आप इतने बड़े स्टेज पर कभी कैरी नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने हैदराबाद टीम को लॉन्ग टाइम यहां पर हर्ट किया, और इसी वजह से इस टीम के जो सीजन था वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो ऐसे में दोस्तों ये रहे इस टीम के यहां पर पॉजिटिव्स और सेटबैक्स। और अब चलिए क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से मैं इस टीम को पूरी समरी यहां पर कंक्लूड कर देता हूं इस सीजन को लेकर। तो भैया सबसे पहला सवाल ये है कि कितना अच्छा हैदराबाद टीम ने अपने रिसोर्सेज के, अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से परफॉर्म किया, यानी कि क्या जितनी कैपेबिलिटी थी इस टीम की उस लिहाज से परफॉर्मेंस आई है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, बेलो एवरेज यहां पर इन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूज किया। क्योंकि अगर आप इनके रिसोर्सेज उठाकर देखेंगे तो उसी हिसाब से ऑन पेपर हमने कहा था कि शायद ये आईपीएल 2023 की सबसे मजबूत टीम रहेगी और नंबर 1 कंटेंडर हो सकते हैं ट्रॉफी भी उठाने के लिए, लेकिन वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। तो रिसोर्सेज का तो बिल्कुल भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, और उसका मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि अकील हुसैन, फजल हुक फरूकी, ओवर डिपेंडेंसी ऑन यहां पर हैरी ब्रूक, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉस्ट कर गई। ग्लेन फिलिप्स और क्लासन को लगातार ना खिलाना, क्लासन को नीचे रखना, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको आप पॉइंट आउट कर पाएंगे। और उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि क्या हाई इन्वेस्टमेंट हैरी ब्रूक पर हैदराबाद को बैकफायर कर गई? मेरी समझ से बिल्कुल जी हां, और यह बात मैं कोई आज से नहीं कह रहा, ये तो जिस दिन ऑक्शन चल रहा था, अभी भी लाइव वीडियो अपलोड है हमारे ऑक्शन के रिएक्शन की, और वहां पर जैसे ही हैरी ब्रूक हैदराबाद में गए, मैंने कहा था भले ही ये खिलाड़ी बहुत बेहतरीन है, पर ये आपको बैकफायर सुनिश्चित तौर पर करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप किसी विदेशी खिलाड़ी पर बिना अभी एक भी आईपीएल सीजन खेले, इट वाज अ ब्लंडर। अब देखिए कैमरॉन ग्रीन को कंपेयर करिए और कंपेयर करिए हैरी ब्रूक को, वो भी पहला सीजन खेल रहे थे, पर एमआई की स्काउटिंग और हैदराबाद की स्काउटिंग में यही डिफरेंस है। और इसीलिए मैंने कैमरॉन ग्रीन को उतना ओवररेटेड कभी नहीं बोला था, सैम करन को कभी नहीं बोला जितना मैंने बोला था हैरी ब्रूक को, स्पेशली क्योंकि दे आर ऑलराउंडर्स। अगर वो बल्लेबाजी से नहीं भी आएंगे तो गेंदबाजी से आएंगे, वो काम हैरी ब्रूक नहीं कर सकते थे, और इसीलिए वो चीज कहीं ना कहीं इस टीम को लॉन्ग टाइम फायर बैक कर गई है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि इस खिलाड़ी के अंदर पोटेंशियल जरूर है, और अगर आप चाहें तो आगे ये आपके लिए डिलीवर कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसआरएच का सक्सेसफुल सीजन रहा या फिर नहीं? मैं कहूंगा बिग नो, यही है उत्कर्ष का जवाब मेरी समझ से डेफिनेटली। और उसका कारण आप लोग जानते हैं, दे वर लाइक वन ऑफ द वर्स्ट टीम ऑफ दिस सीजन, जो कि ऑन पेपर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट टीम थी। तो निश्चित तौर पर लैक ऑफ रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल न करना, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इस टीम को काफी कंप्लीटली बैकफायर कर गई, और डेफिनेटली काफी डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा इस साल इस टीम का। तो ऐसे में दोस्तों ये रहा यहां पर पूरा कंक्लूजन। अब चलिए बात करते हैं प्लान्स अहेड, आखिर इनको आगे क्या करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन शायद आपको थोड़ा सा यहां पर डिस्टर्बिंग लगे, पर सॉल्यूशन है ही यही कि कोई ज्यादा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश मत करिए। जी हां, मेरा कहने का मतलब यह है ज्यादा चॉप एंड चेंज मत करिए। इस साल आपकी वीकनेस क्या है? चॉप एंड चेंज मत करिएगा। मुझे लगता है आपके पास अभी भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, बात सिर्फ इतनी है उनसे परफॉर्मेंस निकलवाने का। देखिए अपने खिलाड़ियों को ट्रस्ट करिए, एंड दैट्स व्हाई
माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ज्यादा चेंजेस नहीं करिए आगे चलते हुए। अगर आप चाहें तो ज्यादा रिलीजेस कर सकते हैं, पर मेरी समझ से करना नहीं चाहिए। और उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट यह है कि अपने टॉप ऑर्डर को सेटल करने का प्रयास करिए। ये इस टीम की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए 2024 आईपीएल में जाते हुए, ऑक्शन में जाते हुए, कि क्या टॉप ऑर्डर पर और बेहतर काम किया जा सकता है। और उसके बाद तीसरा प्लान ये होगा कि अपनी टीम के साथ कंसिस्टेंट रहिए और अपने क्वालिटी प्लेयर्स को बैक करिए। एंड क्वालिटी प्लेयर्स मींस जो आपके एक्स फैक्टर प्लेयर्स रहे हैं, जैसे उमरान मलिक आपके एक्स फैक्टर गेंदबाज रहे, तो आप इन्हें ये सोच के ड्रॉप नहीं कर सकते कि नहीं चल रहे हैं तो अब हम खिलाएंगे ही नहीं। यू हैव टू बैक योर प्लेयर्स। इसी तरीके से टीम तैयार होती है। ये चीजें आप एमआई, सीएसके और दूसरी बहुत सारी सक्सेसफुल टीमों से सीख सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अपने खिलाड़ी जिनको आपने बाई कर लिया है, फिर चाहे वो हैरी ब्रोक हो, हेनरिच क्लासन हो, चाहे ग्लेन फिलिप्स हो, इन सभी खिलाड़ियों को मेरी समझ से अब आपको बैक करना चाहिए लगातार, तभी आप यहां पर सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्या ये टीम अब हैरी ब्रोक पर बड़ी कॉल लेगी? क्या इस टीम को हैरी ब्रोक को रिलीज कर देना चाहिए आईपीएल 2024 के ऑक्शन के पहले, या फिर आपको लगता है कि इस टीम को इनके साथ एक सीजन और कंटिन्यू करना चाहिए और भरोसा जताया जा सकता है? आपकी राय, आपका ओपिनियन क्या है? यह है आज का मेरा सवाल, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जानना चाहूंगा। तो ऐसे में दोस्तों ये रहा हैदराबाद टीम का पूरा सीजन रिव्यू। एक एक चीज बारीकी से समझाई है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सिर्फ अभी एक टीम की बात हुई, ऐसे ही 9 की 9 टीमों पर एनालिसिस आने वाला है, बैक टू बैक आएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, क्योंकि वी आर मार्चिंग फॉर आईपीएल 2024। जी हां, चलिए उस तरफ भी चलते हैं और बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। अपना सपोर्ट, अपना प्यार बरसाना ना भूलें।